MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज 4 बड़ी खबरों की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नोएडा सेक्टर 150 से अमृत हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रयागराज में सागर मौजूद है, मध्य प्रदेश के धार में सत्यविजय हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज एक एक खबर की परत हम खोल के आपको इनसाइड स्टोरी की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रयागराज और वहां पर सागर मौजूद है। सागर, ये बताइए कि अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर लगातार बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ये बवाल कब थमेगा और इस पूरे बवाल में सीएम योगी की एंट्री हो जाती है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रियंका, इस समय प्रयागराज में जिस तरह से संतों का समागम तो उमड़ा है, लेकिन इस समय कुछ संतों ने जिस तरह से अव्यवस्थाएं फैलाई है, इसका कई जगह पर विरोध भी देखा जा रहा है। बात करें अभी मुक्तेश्वरानंद, देखिए जब यहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन जब अपनी रथ को लेकर, पालकी को लेकर स्नान करने के लिए जा रहे थे, उस समय विवाद ये शुरू हुआ और आज 4 दिन इस विवाद को हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज के दिन इस बात का जिक्र कर दिया कि कुछ ऐसे संत हैं जो भगवा चोला के भेष में इस समय माघ मेले को बदनाम करने में लगे हैं। यानी कि संत का चोला वो बेशक ओढ़े हैं, लेकिन वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को देखिए कई बार नोटिस भेजा जा चुका है। प्रशासन ने यहाँ पर देखिए 2 बार उन्हें नोटिस दिया, कानून को 2 बार कि उनके आश्रम तक जा पहुंचे, लेकिन ये नोटिस वाला खेल अभी तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने हमारे बारे में कोई कहा हो कि ये शंकराचार्य नहीं है तो बताइए कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। प्रयागराज माघ मेले में स्नान को लेकर हुआ विवाद इतना बड़ा कि अभी मुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य वाली उपाधि ही सवालों के घेरे में आ गई। संतों के अखाड़े बढ़ गए। अभी मुक्तेश्वरानंद को कोई फर्जी शंकराचार्य कह रहा है तो कोई ढोंगी बाबा। ये जब से उन्हीं की राजनीति कांग्रेस वाली जो बोलबाला, न वेद पढ़ा, न वेदांत पढ़ा, न शास्त्र पढ़ा, न संस्कार पढ़ा, बस मुड़ मुड़ा के एक डंडा लेकर के शंकराचार्य बन के राम के विरोध, मंदिर के विरोध, शंकर के विरोध, गुरु गोरक्षनाथ के विरोध। विवाद के बाद प्रयागराज मेला प्रशासन भी फ्रंट फुट पर खेल रहा है। प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजकर पूछा है कि उनको आवंटित की गई भूमि को रद्द क्यों ना किया जाए, उन्हें मेला क्षेत्र से प्रतिबंधित क्यों ना किया जाए। मेला प्रशासन अभी मुक्तेश्वरानंद को अब तक 2 नोटिस जारी कर चुका है। 4 शंकराचार्य इस देश में हैं। एक हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य हैं। तीनों पीठों के शंकराचार्यों ने हमारे बारे में कोई कहा हो कि ये शंकराचार्य नहीं है तो बताइए। महाराज जी, जो आपने एक बात कही कि जब तक वचन नहीं मिलेगा आप तब तक आश्रम में आप नहीं जाएंगे, क्या वचन आपको चाहिए सीएम योगी से? हमें कोई वचन नहीं चाहिए। सनातन धर्म के लोगों का जो असम्मान यहाँ पर किया गया है उसको रिस्टोर करो, यही हमारा कहना है। अभी मुक्तेश्वरानंद कभी योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी उन संतों पर जो अभी मुक्तेश्वरानंद को घेर रहे हैं। विवाद के बाद सीएम योगी ने आज बिना नाम लिए सनातन से खिलवाड़ करने वालों को जमकर लताड़ा। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए, तो उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। दरअसल माघ मेले में जब से शंकराचार्य की उपाधि और अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद हुआ है, तभी से समाजवादी पार्टी अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर खड़ी है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो।
जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में संतों का भी सम्मान नहीं है, जबकि जो प्रयागराज में मेला लगता है और कुंभ लगता है, ये खासकर संतों ही का मेला होता है, तो उसी में संतों को अपमानित किया जाए और ये ढोंग करते हैं व्यवस्था के नाम पर, वहाँ पर व्यवस्था भी नहीं कर दे पाते हैं। सवाल ये है कि क्या माघ मेले में अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों का बर्ताव सही था? क्या प्रशासन की मनाही के बाद बैरिकेडिंग तोड़कर वहां मौजूद बच्चे और बुजुर्गों की जान को खतरा पहुंचाना सही था? क्या प्रशासन की व्यवस्था को अभी मुक्तेश्वरानंद ने ध्वस्त नहीं किया? माघ मेला में जो है हमेशा वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे द्वाराचार्य हो, चाहे श्री महंत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई साधु संत हो और चाहे आम जनमानस हो, सभी लोग पैदल चल करके जाते हैं, प्रेम से स्नान करते हैं, स्नान करके अपना संध्या भजन पूजन पाठ करते हैं। लेकिन इनका मेन उद्देश्य स्नान नहीं था। मेन उद्देश्य इनका ये था कि मुझे सुर्खियों में आना है। तो अब कैसे सुर्खियों में आना होगा? बोले 500 का काफिला लेकर के चलेंगे, हो हल्ला भगदड़ मचाएंगे तो ऑटोमेटिक सुर्खियों में आ जाएंगे। लेकिन आज जी अपने आप को खुद संत कहते हैं, ऐसे में इस तरीके का अपमान करना ये दर्शाता है कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ प्रयागराज में अधिकारियों ने किया, जो शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा, वो सीधे सरकार के इशारे पर, मुख्यमंत्री जी के इशारे पर किया जा रहा था। माघ मेले में स्नान के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद पालकी में सवार होकर पूरे दलबल के साथ आए थे। स्थापित करने के लिए 1.25 लाख शिवलिंग भी मंगाए गए थे, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद की जिद ने मेले में ऐसी अव्यवस्था फैलाई कि सब धरा का धरा रह गया। जिसकी स्थापना की जानी है उस शिवलिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। दोनों तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे लगभग सैकड़ों, लगभग 500 कार्टून है। इसमें 1.25 लाख शिवलिंग है। इन शिवलिंग की देखिए यहाँ पर विशेष देखिए पूजा अर्चना की जानी थी और फिर जो है इसको लेकर जाना था छत्तीसगढ़ में मंदिर में स्थापना के लिए। लेकिन अभी भी ये पूरा शिवलिंग आपको इसी तरह से पैक आपको दिखाई देगा, जिसकी पूजा अर्चना नहीं हो पाई। फिलहाल अभी मुक्तेश्वरानंद को माघ मेले से बैन करने की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने अपना रुख साफ कर दिया है। व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। विवाद के मोर्चे पर डटे रहने की तैयारी अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए अगली खबर के लिए मध्य प्रदेश के धार चलते हैं, जहां पर सत्यविजय हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सत्यविजय, बताइए कि कल का दिन बहुत खास है क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व है। ऐसे में क्या भोजशाला में नमाज और पूजा एक साथ की जाएगी? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? पूरी खबर बताइए। या बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि भोजशाला विवाद, नमाज, पूजा एक साथ, ये पूरी कहानी है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि नमाज और पूजा दोनों कराई जानी है, इसके बाद प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे आ चुका है। कुछ देर पहले आरएएफ का जो फोर्स है उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया। प्रशासन दोनों पक्षों से बातचीत भी कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से पूजा और नमाज दोनों कराई जा सके। लेकिन ये विवाद क्या है, क्यों है, कब से भोजशाला को लेकर कानूनी जंग चल रही है, इन सब को डिकोड करती हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट है, आप वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई समय पाबंद नहीं किया है। हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। हमारा सरकार से अनुरोध था कि हमको अखंड पूजा चाहिए, तो उसमें आदेश में साफ लिखा हुआ है कि अखंड पूजा होगी। नमाज हमारा विषय नहीं था। कई कालखंडों का इतिहास अपने अंदर समेटे ये मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला है।
ये महज पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिमों के बीच कानूनी झगड़े का साझा दस्तावेज है। हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर बताता है तो मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद। इसलिए भोजशाला में पूजा भी होती है और नमाज भी। लेकिन जब भी शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ती है तो दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं और फिर फैसला देश की अदालतों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कल यानी 23 जनवरी को फिर से बसंत पंचमी है और शुक्रवार भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ही तय कर दिया कि भोजशाला में जुमे की नमाज भी होगी और बसंत पंचमी पूजा भी। देखिए, हमारा तो जो वो है कि यज्ञ अखंड चलेगा, माँ की प्रतिमा वहाँ से नहीं हटेगी, हिंदू समाज का फ्लो खत्म नहीं होगा, मंत्रोच्चारण दिन भर होगा। जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती यह हमारा दिन भर क्रम चलेगा। नमाज की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन की जवाबदारी है। अन्य स्थान पर वो अन्य स्थान आंगन भी हो सकता है, बाड़ा भी हो सकता है, कहीं भी कराए। वो नमाज हमारा विषय था ही नहीं। दरअसल भोजशाला में नमाज और पूजा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक परिसर में हिंदू पूजा अर्चना करेंगे तो दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और उस फैसले को मानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7/4/2003 का जो आदेश है उसको यथावत रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक चीज बताई है कि परिसर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर की जाएगी और वहां पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से नमाज अदा करवाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि नमाज के समय हिंदू परिसर के उस क्षेत्र से बाहर रहेंगे जहां नमाज अदा की जाएगी। साथ ही नमाज के लिए प्रशासन को अलग से एंट्री एग्जिट की व्यवस्था भी करनी होगी। भोजशाला के विवादित इतिहास में ऐसा चौथी बार है जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है। साल 2006 में पहली बार 2003 के एएसआई आदेश के बाद ऐसी ही स्थिति बनी थी। तब भारी तनाव के बीच प्रशासन ने समय बांटकर पूजा और नमाज कराई थी। साल 2013 में भी ऐसा ही हुआ। तब पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और पूजा का समय सुबह से दोपहर 12 बजे तक रखा गया था। 2016 में भी पूजा और नमाज के समय को लेकर काफी विवाद हुआ था। तब प्रशासन ने नमाज के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को परिसर के अंदर ले जाने की कोशिश की थी, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। हम सभी के साथ बैठेंगे। पहले ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं कि सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। दरअसल भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए एएसआई ने 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश जारी किया था, जिसे एएसआई फॉर्मूले के रूप में जाना जाता है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हर मंगलवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना करने की अनुमति है। साथ ही शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति है। इस दौरान मुस्लिम परिसर का उपयोग इबादत के लिए कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज की भी व्यवस्था की जाए, तो इस तरह की जानकारी है कि एक इस परिसर में ही या तो आप वो टेंट के पीछे का हिस्सा, ये जो वाइट टेंट आप देख रहे हैं, इसके पीछे नमाज कराने की व्यवस्था प्रशासन कर सकता है। इस तरह की जानकारी है क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ पाए, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि चूंकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने दावे हैं दोनों पक्षों के, इसीलिए यहाँ पर अखंड पूजा भी है और नमाज की भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। इतिहासकारों का दावा है कि 1034 ईस्वी में जब भारत में गजनवी साम्राज्य का दौर था, तब परमार वंश के राजा भोज ने धार में एक भव्य संस्कृत विद्यालय और वाग्देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ज्ञान के इस केंद्र पर आक्रमण कर इसके कुछ हिस्सों को मस्जिद में बदल दिया था। दिलावर खान और महमूद शाह के शासनकाल में भी मंदिर के हिस्सों को तोड़ा जाता रहा। इसी दौरान परिसर के बाहर एक मकबरा बनाया गया जिसे कमाल मौलाना से जोड़ा गया, जबकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कमाल मौलाना की मृत्यु इस निर्माण से 2 सदी पहले ही हो चुकी थी। ये 1034 में राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था और 1034 के अंदर यहीं जब से यज्ञ हो रहा है और इसी यज्ञ कुंड में 40 मन 40 किलो के करीब ब्राह्मणों की जनेऊ की आहुति दी थी खिलजी ने। हम उस भूमि पर खड़े हैं। आज ये जो इतिहास
मेरे हिसाब से विश्व का पहला शिखर है जिस पर आप देखो ये कांटे लगे हुए हैं। विश्व का पहला शिखर जब माता की मूर्ति के ऊपर कांटे लगे हुए हैं। यहाँ पर ये इसका एक एक पत्थर चिक चिक कर कह रहा है कि ये माँ वाग्देवी का मंदिर है। जहाँ हजारों प्रोफेसर थे यहाँ पे, नालंदा से बड़ी यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे, उसकी ये दशा कि आज हिंदू धर्म को सनातनियों को अपनी पूजा के लिए भीख जैसी स्थिति हो गई है। दावा है 1875 में खुदाई के दौरान वाग्देवी की एक मूर्ति मिली थी जिसे अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए थे। पिछले 151 सालों से वाग्देवी की प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। तो एक बात बार बार समझ में नहीं आती कि कब तक सिर्फ हिंदू पक्ष त्याग करेगा। न्यायालय के निर्णय है, स्वागत योग्य है, परंतु इस देश के अंदर हमें देखना होगा कि कार्बन डेटिंग के आधार पर, ASI की रिपोर्ट्स के आधार पर जो भी स्थान है जिसकी मौलिकता जिसके पास है उसी को वहाँ रहने दिया जाए। किराएदार को मकान मालिक न बनने दिया जाए, ये निरंतर रूप से मैं कहता है। जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी गई है नमाज अदा करवाने की और नमाजियों की संख्या की और ASI को पूजा पाठ करवाने की, क्योंकि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क की दो आँखें हैं और दोनों को बराबर से देखना चाहिए है। सवाल यह है कि अगर से आपने मुस्लिम पक्ष को देखा, हिंदू पक्ष को नहीं देखा, हिंदू पक्ष को देखा, मुस्लिम पक्ष को नहीं देखा, तो आप ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं। बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने भोजशाला परिसर की किलेबंदी कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से लेकर CCTV तक से निगरानी की जा रही है ताकि कोई इलाके की फिजाओं में सांप्रदायिकता का जहर न घोल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज देश की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई, एक ऐसी तस्वीर जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। दरअसल सवाल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं कि क्या अब आतंकी संगठन अलकायदा की पहुंच उत्तर प्रदेश के मेरठ तक हो गई है? क्या अलकायदा ने अपनी फिदाइन ब्रिगेड के पूरी तरीके से पांव मेरठ में पसार दिए हैं? और क्या अब आतंकियों का नया लॉन्च पैड मेरठ बन गया है? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। ये घर है और घर के बाहर नोटिस जो चस्पा किया गया, हालांकि अब इस घर में ताला लगा हुआ है। ये देखिए ताला पूरे तरीके से आपको यहाँ पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में देश को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी और जब इसका खुलासा हुआ तो मेरठ की बनियापाड़ा इलाके में हड़कंप मच गया। ये CCTV फुटेज देखकर आप समझ रहे होंगे कि किसी मामूली घटना के बाद इलाके में भगदड़ मची होगी, लेकिन ऐसा नहीं। तस्वीरों में आतंकी उजैद और उसके मददगार कैद हुए हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि कम उम्र के लड़कों को ब्रेन वॉश कर रहा है अलकायदा और यही कारण है कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में उबैद ने भी एक मैसेज सर्कुलेट किया था। दरअसल मेरठ के उजैद पर देश में अलकायदा के स्लीपर सेल की तरह काम करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा उजैद पर केस दर्ज कर रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस UP ATS के साथ मिलकर उजैद को पकड़ने के लिए मेरठ पहुंची थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और UP ATS ने उजैद के घर के बाहर नोटिस लगाया। उजैद घर पर नहीं मिला तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उजैद के 2 भाइयों को पकड़ा, उनसे पूछताछ की और फिर छोड़ दिया। पुलिस वापस लौट गई। पुलिस के एक्शन की खबर सुनने के बाद रात में उजैद अपने घर पर आया, घर के बाहर लगे नोटिस को देखा, फिर घर के अंदर गया और रात 12 से 1 बजे के बीच पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। आतंकियों के मददगारों में मचे हड़कंप की ये तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। तरफ नोटिस चस्पा किया और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उजैद जब वापस आता है, ये नोटिस देखता है, उसके बाद से वो भी यहाँ से फरार हो गया। हालांकि अब जो पुलिस है, आप इस तरीके से देखेंगे उन गलियों में, उन संकरी जगहों पर जो पेट्रोलिंग फुटपाथ है वो आपको यहाँ पर करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कहाँ है उजैद, उसको लेकर तमाम जो कवायद था वो तेजी से शुरू की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि उजैद का परिवार मेरठ में फलों का कारोबार करता है। उजैद नवंबर 2024 में कश्मीर गया था और कश्मीर में ही उजैद अलकायदा के ग्रुप से जुड़ गया। अलकायदा के आतंकी उजैद को स्लीपर सेल बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। साथ ही उजैद को फिदाइन बनाकर बड़ा हमला करने का टास्क भी दिया गया था। मुझे पता लगा पुलिस आई है और इनके घर में जाकर 2 लड़कों को लेकर गई, ये सुनना में आया। तो उसके बाद ये लोग परिवार के अगली रात को ही चले गए। अगले दिन
उसके बाद ये लोहारा लौट के नहीं आया अभी तक। और उसके बाद आप लोग भी आए रहे हैं बार बार और प्रशासन पूरा भी- परिवार चला गया। पूरा परिवार चला गया है। थे 4 अंदर खड़े हुए थे और बाकी के सब अंदर पहुंच गए थे। बहुत सारे पुलिस थे। अच्छा। और वो जो है वे कबूतर चुगा रहे थे सारे बच्चे, क्योंकि मंडी से आके फ्रूट का कारोबार है इनका, कश्मीर से सेब आता है इनका। और चलिए अब अगली खबर के लिए चलते हैं सीधा सहयोगी अमृत के पास। अमृत, नोएडा से क्या बड़ी खबर है, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल प्रियंका, आज युवराज की मौत मामले को लेकर एसआईटी की टीम ने एक बार फिर से घटनास्थल का दौरा किया है। जहां पर यह हादसा हुआ उस इलाके को सील कर दिया गया। ये तस्वीरें यहीं पर यह हादसा हुआ था और घटनास्थल वाली जगह को एसआईटी की टीम ने आज सील करवा दिया। आज फिर घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई थी। युवराज जो कि एक इंजीनियर थे और यहीं पर हादसे का शिकार हुए। अब इसके बाद इस मामले में जांच चल रही है। इस मामले में एसआईटी में शामिल जो अधिकारी हैं वे यहां पर पहुंचे थे। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर यहां पर पहुंचे थे। इसके साथ ही मेरठ जोन के कमिश्नर यहां पर पहुंचे थे और इस मामले में पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर यहां पर पहुंचे थे। इस मामले को लेकर एसआईटी जांच कर रही है। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में एक के बाद एक जांच का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रियंका। ठीक है, ठीक है, ठीक है अमृत, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। वक्त की कमी है इसलिए यहीं पर आपको रोकना होगा। और सभी साथियों का, सागर, अमृत और सत्य विजय, आप सभी का बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH